हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी युक्ति साधवानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसमें ऑब्वियसली तुमको बहुत डर लगता है। मैंने इंस्टाग्राम में पोल कराया था तो मेरे को 50% से ज़्यादा बच्चों ने बोला कि ये पढ़ना है ये वाला चैप्टर क्योंकि बहुत डर लगता है। तो चलो पढ़ते हैं आज, क्या पता तुम्हारा डर हट जाए, हो सकता है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप। तो अगर हम लोग चैप्टर के नाम पे अगर देखें तो लिखा है राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म। नेशनलिज़्म मतलब क्या होता है? देशभक्ति। मतलब जहाँ पे हमारा जो नेशन होता है वो क्या होता है? आज़ाद होता है। और राइज़ मतलब कोई चीज़ पैदा होना, ठीक है? तो यूरोप में नेशनलिज़्म कैसे आया या कैसे पैदा हुआ, हम ये देखने वाले हैं स्टोरी से। देखो ये जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट होता है एक पेंटिंग से, ठीक है? अब ये पेंटिंग कौन बनाया था? तो ये पेंटिंग बनाए थे फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है? ये पेंटिंग हमारे हिस्ट्री के बुक में भी है, देखना। अगर हम लोग ये पेंटिंग को देखें तो यहाँ पे है बीच में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे साइड कुछ लोग हैं और उसके पीछे साइड कुछ लोग हैं। तो जो आगे है वो कौन है? यूएस है और स्विट्ज़रलैंड है और उसके पीछे है वो कौन है? फ्रांस है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया है, ठीक है? और इन लोग क्या करते हैं बेसिकली जो इनके नेशन में मोनार्की थी, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे उसको, ठीक है? देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो वो लोग क्या करते हैं? फ्रीडम चाहते थे ये सब मोनार्की वगैरह से। तो ये जो स्विट्ज़रलैंड और यूएस है, उन लोग लिबर्टी के आगे क्यों हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी उस टाइम में नेशन स्टेट बन चुकी थी, मतलब ये लोग डेमोक्रेटिक बन चुके थे। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे वाले जो लोग हैं, वो लोग नेशन स्टेट नहीं बन पाए थे, ठीक है? तो ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे साइड हैं। और अगर हम लोग आसमान में देखें, आसमान में हमारे जीसस क्रिस्ट हैं, उसके उसके बाद है हमारी एंजल्स और सेंट्स हैं कुछ। ये लोग क्या कर रहे थे, ऊपर से क्या करते थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि ब्लेस यू माय किड्स। और जो जीसस क्रिस्ट है उनके पीछे लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली मतलब होता है भाईचारा। मतलब इन लोग भाईचारा करना चाह रहे थे आपस में, ना कि राजा के साथ। समझ गए? तो ये जो पेंटिंग है ना, एक ये है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब ऐसी कोई चीज़ जो रियल में एग्ज़िस्ट तो नहीं करती, बट हम चाहते हैं वो हो जाए। मतलब जैसे मेरे को स्कूल जाना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ स्कूल ना जाऊँ या मैं कभी स्कूल ना जाऊँ। ये तो सच है नहीं, हमको स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो मैं मतलब वो जो आता है ना काश, कि काश मैं स्कूल नहीं जाऊँ क्या? या काश मैं स्कूल छोड़ देती तो क्या होता? तो जो फ्रेडरिक सोरियो है, वो ये चाह रहे हैं कि काश हमारा देश ऐसा बन जाए, जहाँ पे पूरी मोनार्की खत्म हो जाए और सिर्फ डेमोक्रेटिक बन जाए। ठीक है? यहाँ पे लिखा भी है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो इन 1848। ठीक है? ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है ये पेंटिंग कौन बनाया? तो फ्रेडरिक सोरियो ने। कब बनाया? 1848 में बनाया। ठीक है? ये क्या करना चाह रहे हैं? तो ये जो पेंटिंग में अपना यूटोपियन विजन दिखाना चाहते हैं। जो रियल में तो ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती नहीं है, बट वो चाहते हैं कि वो हो जाए। ठीक है? अब आगे देखते हैं पेंटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट, बोल रहा है जो फ्रेडरिक सोरियो वो क्या है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। उन्होंने 4 प्रिंट निकाली थी जो भी इनका ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड, जैसा वो वर्ल्ड चाहते थे, और उसका नाम क्या रखा था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है? इन वन ऑफ द प्रिंट इट शोज़ पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। सॉरी मैंने पीछे ऑस्ट्रेलिया बोल दिया था, ऑस्ट्रिया बोल दिया था, बट ये क्या है? अमेरिका है। ठीक है? यूरोप और अमेरिका है, जहाँ पे सारे मेन और वुमेन जितनी भी एज के हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? एक लॉन्ग ट्रेन बना रहे हैं। लॉन्ग ट्रेन मतलब एक लंबी लाइन बना रहे हैं एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। ठीक है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से वो पास होते हैं और जितने भी अपनी मोनार्की वगैरह होते हैं वो खत्म करना चाहते हैं। ठीक है? ऑन द अर्थ इट इज foreground the image lies shattered remain of a symbol of absolutist institution and so utopian vision. The people of world are grouped as a distinct nation identify as their flags and the nation
कॉस्ट्यूम, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी जो सॉलियो का यूटोपियन विज़न है, वहाँ पे अगर हम लोग देखें लोग, तो डिफरेंट-डिफरेंट नेशन के हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा फ्लैग है, उसके पीछे दूसरा फ्लैग है, उसके पीछे दूसरा, जो लोग हैं ना अलग-अलग नेशन से आए हुए हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम कैरी कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो ना पेंटिंग में, तो इनका ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा-सा अलग-अलग सा है, ठीक है? और अगर हम यहाँ ज़मीन में क्या है, यहाँ पे क्राउन्स वग़ैरह गिरे हुए हैं, जो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी मोनार्की है, जो किंग का क्राउन है, वो हम उतार के चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूएस इन स्विट्जरलैंड व्हिच बाय टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। वो रहा है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे हैं, वो कौन है? यूएस है और स्विट्जरलैंड है, जो ऑलरेडी उस टाइम में नेशन स्टेट बन चुके थे, ठीक है? फ्रांस identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue। हो रहा है कि स्टैच्यू के सबसे पास वाला जो है, जो ये ट्राई कलर वाला फ्लैग है, वो क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो वो है फ्रांस का फ्लैग, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुका है, ठीक है? बोला है कि जब फ्रेडरिक सॉरियो ने ये इमेज बनाई थी, तो जर्मन जर्मन पीपल का ऐसे कोई यूनाइटेड नेशन था नहीं, उनका फ्लैग कोई था नहीं। वो एक लिबरल होप्स का एक फ्लैग कैरी कर रहे थे। मतलब वो होप थी उनके मन में कि हाँ, हम भी किसी दिन फ्रीडम मिलेगी हमको, ठीक है? तो ये था उनके पास कोई स्टेट था नहीं। और जर्मन जर्मन के जो लोग थे वो अलग-अलग जगह रहते थे। जैसे कुछ लोग ऑस्ट्रिया में रहते थे, कुछ लोग किंगडम ऑफ टू सिसिली में, लोम्बार्डी में, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सब जगह हम लोग रहते थे। अब हम यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग हेवन में देखें, तो हेवन में कौन है हमारे पास? क्रिस्ट, मतलब जो हमारे यीशु जी बल्ले-बल्ले वाले जो जीसस क्रिस्ट है, वो है। फिर सेंट है, एंजल्स हैं, गेज हैं, ये सब क्या है? ऊपर है और ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है? दे हैव बीन यूज्ड आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द पीपल। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है? तो वो ये दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, आगे हम लोग देखें और क्या है। अब ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे पहला लिखा है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूँ, तो वो यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट पैट्रियार्की, मतलब यह मेल डोमिनेंट फील्ड है। फैन ऑन करना। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट पैट्रियार्की, मतलब जो इंडिया में है सिर्फ़ पैट्रियार्की, मतलब जहाँ पे मेल्स डोमिनेंट है। उसके बाद दूसरा क्या है? यूटोपियन। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब समझ आया ना तुमको? जहाँ पे सिर्फ़ एक ही गवर्नमेंट चलेगी, वहाँ पे तुमको सामने से बोलने का भी हक नहीं है। जैसे मेल डोमिनेंट फील्ड में वुमेन्स को बोलने का हक नहीं था, अब तो है। अब तो ये वुमेन डोमिनेटेड फील्ड बनते जा रही है हमारी इंडिया, बननी भी चाहिए। तो ये जो मतलब, या एब्सोल्यूट का मतलब जैसे राजा है, तो राजा ही बोलेगा। उसके अलावा अगर राजा बोलेगा कि आज से फ्रांस में ब्रेड बिकना बंद, तो ब्रेड बिकना बंद। कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारा जीवन ही ब्रेड से चलता है। तो जैसा राजा बोलेगा वैसा होएगा। तो मोनार्की जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट के अंदर आता है। दूसरा यहाँ पे है यूटोपियन, मतलब कि जैसे फ्रेडरिक सॉरियो थे, वो अपने डेल्यूलो दसुलुलु में जी रहे थे बेचारे, कि हमारा भी देश कभी आज़ाद होगा, हम भी कभी नेशनलिज्म में आ पाएँगे। तो इसको बोलते हैं यूटोपियन, मतलब जहाँ आप डिल्यूजन में जी रहे हैं कि भाई हाँ, सच में हमारा एक दिन हमारा देश ऐसा होगा कि जब हम आज़ाद हो जाएँगे, हमारा देश नेशन स्टेट बन जाएगा बेसिकली। ठीक है? मतलब ऐसी कोई चीज़ इमेजिन करना जो एक्सिस्ट भी नहीं करती है। थर्ड है हमारा प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है? मतलब हमको वोट देने का हक होता है, जहाँ पे वोट देके गवर्नमेंट चूज़ करने का हक होता है। अगर तुम्हारे स्कूल में तुमको हेड बॉय या हेड गर्ल पसंद नहीं आ रही है, तो तुम लोग वोट देके हेड गर्ल या हेड बॉय चेंज कर सकते हो। अगर तुमको तुम्हारे क्लास का कैप्टन पसंद नहीं है, तुम लोग वोट देके नया कैप्टन बना सकते हो। बेसिकली यहाँ पे भी अगर हमको गवर्नमेंट पसंद नहीं है, तो हम लोग वोट देके गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो क्या आती है? प्लेबिसाइड के अंदर आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही होता है। वो अलग बात है कि ऐसा से वोट लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम अप विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ठीक है, पहला जो
क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, वो आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वज़ह से। देखो ऐसा नहीं कि इसके पहले कोई वॉर नहीं हुए थे या किसी को नेशनलिज्म का आइडिया नहीं आया था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना वो बहुत बड़े लेवल लेवल में रिवॉल्यूशन हुआ था। मतलब उसके बाद जो लोगों को देश का देखने का ज़रिया था, जो उनका होप था नेश कि हमारा देश भी कभी नेशन स्टेट बन पाएगा, वो क्या हो गया था, एक होप उनके अंदर जाग गया था। ठीक है? उसके बाद आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या-क्या चेंजेस आए थे। तो सबसे पहला था हमारा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हट गई थी। मतलब जितने भी बेसिकली टैक्स वगैरह लगते थे लोगों को, वो हटा दिए गए थे। और उसके बाद क्या लिखा है कि जितना भी मतलब जैसे फ्रांस में क्या होता था, लोग आपस में बिल्कुल सगे नहीं थे, बट राजा के लिए बहुत सगे थे। जैसे अगर मोहल्ले में अगर किसी को आग भी लगा दिया जा रहा था, तो वो ध्यान नहीं देते थे। पर अगर राजा के यहाँ से कोई नोटिस आई है, तो लोग लोग ऐसे सुनते थे जैसे उनको पैसे मिल रहे हैं सुनने के लिए। मतलब वो लोग राजा के लिए बहुत ही लॉयल थे, सगे थे, मतलब लॉयल तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, बहुत सगे थे राजा के और आपस में बिल्कुल सगे नहीं थे। तो यहाँ पे बताया गया है द राजा हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है द आइडिया ऑफ ला पत्री एंड ले सितोयन वाज़ एस्टेब्लिश्ड। ला पत्री मतलब फादरलैंड और ले सितोयन मतलब द सिटीज़न्स। जैसे हमारे इंडिया में देख लो, हमारे में क्या बोलता है कि भारत हमारी माता है और हम माता के बच्चे हैं। तो जो हमारी इंडिया है वो क्या है, हमारी मदरलैंड है। वैसे ही जो उनका फ्रांस था वो उनका फादरलैंड था। फादरलैंड मतलब वो उनके फादर के फादर, वो लोग क्या है वहाँ पे ही पैदा हुए हैं और वहाँ पे ही रहे हैं। और लेस गोया मतलब कि वो वहाँ के सिटीज़न। अ यूनिफ़ॉर्म एक यूनिफ़ॉर्म सिस्टम ऑफ वेज़ एंड मेजर्स एडॉप्ट किया गया था कि अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे या 15 किलोमीटर आगे भी वो वही वही होगा और पूरे नेशन में वही होगा। अगर यहाँ पे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो पूरे नेशन में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है? नया स्टेट जनरल बनाया गया था और एक असेंबली बनाई गई जिसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली। ठीक है? फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया था और जितने भी रीजनल डेलीगेट थे, मतलब जैसे अगर हम लोग यूपी जाएँ, तो हर 10 किलोमीटर में भोजपुरी बोलने का तरीका बदल जाता है। रहती भोजपुरी हुई है, पर जो बोलने का तरीका होता है, वो बदल जाता है। वैसे यहाँ पे लिखा है कि फ्रेंच को बहुत सारे तरीकों से बोला जाता था, तो वो सबको हटा दिया गया और जो फ्रेंच है, उसको एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया पूरे नेशन के लिए। ठीक है? नए ओथ लिए गए, नए हाइम्स के लिए गए, ठीक है? नए हाइम्स लिखे गए, मतलब बेसिकली जो गाने वगैरह होते हैं वो लिखे गए। नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जो बेसिकली जो रॉयल फ्लैग था, जो राजपाट का बना हुआ था उसको हटा दिया गया और नया फ्रेंच फ्लैग बनाया था। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज़ किया गया, रीजनल डेलीगेट्स थे उनको हटाया गया। ठीक है? देखो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज़ थे ना, उनका मोटिव ये था कि पूरे यूरोप से हम लोग डेस्पोटिज़्म हटा दें। डेस्पोटिज़्म क्या होता है? एब्सोल्यूट मोनार्की। अब देखो यूरोप तो कोई छोटी जगह थी नहीं। यूरोप एक बहुत बड़ी जगह थी जिसके अंदर बहुत छोटी-छोटी जगह आ रही थी। जैसे फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सारी जगह यूरोप के अंदर आ रही थी। ठीक है? तो उन लोग का मोटिव था कि हम लोग फ्रांस को नहीं, बल्कि पूरे यूरोप को हम लोग ये डेस्पोटिज़्म से फ्री करें। जैकोबिन क्लब भी बने और जितनी भी फ्रेंच आर्मीज़ थी, वो लोग क्या करती जगह-जगह जा रही थी और नेशनलिज़्म का पाठ पढ़ा के आ रही थी। जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, इटली हो गया, लोग जगह-जगह जा रहे थे और क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि नेशनलिज़्म के बारे में बता रहे थे बेसिकली उनको, ताकि उनका भी जो नेशन है, वो नेशन स्टेट बन सके। ठीक है? रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुई, जो फ्रेंच आर्मीज़ थी, वो लोग क्या किया, नेशनलिज़्म का आइडिया पूरे अब्रॉड में भी फैला। तो अब पिक्चर में आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट थे कौन? तुमने क्लास 9 की हिस्ट्री में ऑलरेडी इनके बारे में सुना तो था, बट पढ़ा नहीं था, ठीक है? तुम्हारी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक थी 9th की, उसके बारे में नेपोलियन के बारे में था, बट ज़्यादा कुछ डिटेल में था नहीं, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग नेपोलियन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? नेपोलियन था कौन? तो जो ये जो रिवॉल्यूशनरी आर्मी थी ना, उसका मिलिट्री लीडर था कौन? नेपोलियन। ठीक है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ क्या कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत ही अनस्टेबल हो चुकी थी। मतलब कोई भी फ्रांस को सँभाल नहीं पा रहा था, कोई भी मतलब राजा तो हट ही गया था। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी ना फ्रांस में, उसका ही फ़ायदा उठा के नेपोलियन सोचा कि जो कोई नहीं कर सकता, वो मैं करता हूँ। ठीक है? जब मतलब बेसिकली जो नेपोलियन था, वो फ़ायदा उठाया, बोला कोई है नहीं तो क्या हुआ, मैं ही आ जाता हूँ। ठीक है?
तो यहाँ पे लिखा है, ही वाज द मिलिट्री लीडर। द आफ्टरमैथ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस। ठीक है, पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल था फ्रांस ड्यू टू द दिस पॉलिटिकल वैक्यूम, एंड नेपोलियन केम इनटू द पिक्चर। विद हिज इंट्रोडक्शन डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉयड इन द फ्रांस। ठीक है, उसके आते ही जो डेमोक्रेसी थी ना वो डिस्ट्रॉय हो गई थी फ्रांस में। अब ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है, चलो समझते हैं। देखो, नेपोलियन कोई अच्छा आदमी था नहीं, या एकदम बुरा भी नहीं बोल सकते हम उसको। नेपोलियन कुछ अच्छे काम भी किया था और कुछ बुरे काम। अब वो क्या अच्छे काम किया था और क्या बुरे काम किया था, देखते हैं। सबसे पहले उसने एक सिविल कोड निकाला 1804 में, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं क्योंकि वो नेपोलियन ने दिया था। एंड देखो, सिविल कोड क्या है उसके बारे में क्या-क्या पॉइंट्स हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सिविल कोड्स, या व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सिविल कोड्स, ये क्वेश्चन आता है। तो ये तुम लोग ध्यान से सुनना कि जो नेपोलियन था ना, वो अमीर और गरीब का फ़र्क हटा चुका था। पहले ऐसा होता था कि जो भी राजा के रिलेटिव हैं या राजा के जो फ्रेंड्स हैं, उनको क्या बोलते थे? एरिस्टोक्रेट्स बोलते थे। उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, और व्हेयरएज़ जो गरीब लोग थे उनको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। तो वो क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ ला लिया, मतलब कि सबको समान, मतलब सबको इक्वल कर दिया। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको इक्वल कर दिया। जितने भी अमीर लोग के जो प्रिविलेज थे ना वो हटा दिया। दूसरा, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ऐसा होता था कि जो रईस लोग हैं या जो एरिस्टोक्रेट है उन्हीं लोग बस प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और जो गरीब लोग हैं उन लोग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो जी, राइट टू प्रॉपर्टी उसने सिक्योर किया, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ले सकता है, ऐसी कोई मनाही नहीं थी। ठीक है, अब आगे क्या है, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है, जैसे एक कोई एरिस्टोक्रेट या कोई बड़ा लैंडलॉर्ड जिसके पास बहुत सारी लैंड है, वो क्या करता था, छोटे-छोटे टुकड़ों में अपने लैंड को बाँटता था, और जो गरीब फार्मर्स हैं, उनको देता किराए में। ठीक है? तो मतलब वो दे तो देता था, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लैंड अच्छी है या खराब है, या उनसे उनकी खेती हो रही है या नहीं हो रही है, उनकी फसल हो रही है या नहीं हो रही है, उसको ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो लोग से बस टैक्स वसूलता जाता था, और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। तो इसने फ्यूडल सिस्टम भी हटा दिया था नेपोलियन ने। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैन्योरियल ड्यूज़। सर्फडम मतलब क्या होता है? मतलब जो पीजेंट्स के साथ जो नौकर-चाकर वाला बिहेवियर किया जाता था ना, वो उसने हटा दिया, और मैन्योरियल ड्यूज़ मतलब जो टैक्स लगाते थे लैंडलॉर्ड ज़मीन के नाम पे, वो उसने हटा दिया। ठीक है? आगे अगर हम लोग देखें तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम उसने इम्प्रूव कर दिया था, और गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए थे। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? मतलब जैसे एक एग्ज़ाम्पल से मैं तुमको समझाती हूँ कि सपोज़ एक क्लास 12th का लड़कों का ग्रुप है, 7-8 लड़के हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और वो एक ग्रुप में लंच में निकलते हैं, और जितने भी छोटे-छोटे बच्चे हैं ना उनको परेशान करते हैं। मतलब जो बड़े लोग हैं उन लोग एक ग्रुप बनाए और छोटे बच्चों को परेशान करते हैं। ठीक है? वैसे ही सेम वहाँ यूरोप में भी होता था। मतलब कि जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स हैं या एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो लोग एक ग्रुप बनाते थे, और जितने भी छोटे-छोटे बिज़नेसमैन्स हैं या फिर जो पीजेंट्स वगैरह होते हैं, उनको परेशान करने देते थे और उनको बिज़नेस नहीं करने देते थे। मतलब वो चाहते थे कि उनके अलावा कोई बिज़नेस ही ना करे वहाँ पे, ठीक है? तो लोग वहाँ पे बिज़नेस नहीं करने देते थे उन लोग को, इसको बोलते हैं गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है? तो नेपोलियन ने ये चीज़ हटा दी थी कि बोला अब ऐसा कोई भी नहीं करेगा, जिसको बिज़नेस करना है वो कर सकता है। ठीक है? अब एक कॉमन नेशनल करेंसी बनाई टू फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देखो, वहाँ पे ऐसा होता था कि हर 10 किलोमीटर बाद या हर 15 किलोमीटर बाद, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ तुमको, कि हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाद एक करेंसी चेंज हो जाती थी। जैसे मैं यहाँ से सामान लेके निकली, ठीक है? मेरे को कुछ बेचना था यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, तो मैं सामान लेके निकली। अब मैं 10 किलोमीटर आगे गई तो मेरे को बोला कि करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, वरना आप तुम आगे नहीं जा सकते। तो मैंने करेंसी चेंज कराई, फिर मैं थोड़ा 10 किलोमीटर आगे गई, फिर मेरे को करेंसी चेंज करानी पड़ी, फिर मैं 10 किलोमीटर आगे गई। तो कितना कितना परेशान हो जाएगा कोई, अगर हर 10 किलोमीटर में अपनी क्या बोलते हैं, करेंसी चेंज कराएगा तो। ठीक है? तो उसने क्या किया, एक कॉमन करेंसी बनाया पूरे नेशन में। ठीक है? जितने भी वेज एंड मेजर्स का जितनी भी चीज़ें थी, मतलब जैसे अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, तो पूरे नेशन में वो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम ही होगा। ठीक है? तो उसने सब कुछ स्टैंडर्ड
तरीके से बनाया। एंड जितने भी पीजेंट थे, आर्टिस्ट थे, वर्कर्स थे, नए-नए बिज़नेसमैन थे, उन लोग को ये ना न्यू फाउंड फ्रीडम मतलब जो नई-नई फ्रीडम आई थी, वो उनको बहुत अच्छी लग रही थी। जितने भी बिज़नेसमैन थे या स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उनको क्या किया, in particular began to realize that uniform laws, standardized ways and measure and a common national currency would facilitate। ठीक है, तो उनको ये सबसे बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको हर 10 किलोमीटर बाद करेंसी चेंज नहीं करानी पड़ रही थी, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़। ठीक है, अब ये नेपोलियन के आने से यूरोप के लोगों में क्या रिएक्शन था? तो जैसे भी फ्रेंच आर्मीज़ वर वेलकम एज़ अ हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रसेल्स, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे लिखा है कि कुछ-कुछ जगह है, जैसे ब्रसेल्स हो गया, हॉलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, वहाँ पे फ्रेंच आर्मीज़ को एज़ अ हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी वेलकम किया जा रहा था। अब हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी क्या होता है? अच्छा, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। और हार्बिंजर्स मतलब कि जो फ्रीडम लेके आ रहा है, मतलब जो फ्रेंच आर्मीज़ है, वो फ्रीडम लेके आ रही है और ऐसे उनका वेलकम किया जा रहा था। ठीक है? बट ना यहाँ पे क्या था, इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। मतलब भाई अब सामने कोई कितना मीठा-मीठा बन जाए, वो एकदम असली रूप तो आ ही जाता है थोड़े टाइम बाद। तो सेम नेपोलियन के साथ भी हुआ कि पहले तो वो बहुत अच्छा बन रहा था कि इसने सब कुछ स्टैंडर्डाइज़ कर लिया, ठीक है? नेशनल करेंसी बना दी, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, मैनुअल ड्यूज़ हटा दिए, सब कुछ बहुत अच्छा किया नेपोलियन ने। पर धीरे-धीरे ना वो भी एकदम राजा जैसा ही बनता जा रहा था। वो भी मोनार्की वापस लाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या हुआ, उसने ना लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, जितनी भी पॉलिटिकल फ्रीडम थी सारे लोगों को, मतलब उन लोगों को वोट देने का हक नहीं दिया, उनको ओपिनियन अपने क्या बोलते हैं बताने का हक नहीं दिया। जितनी भी पॉलिटिकल फ्रीडम थी सब उनसे छीन ली गई। दूसरा क्या है, उसने टैक्सेशन इंक्रीज़ कर लिए, जितने भी टैक्स लगते थे उससे ज़्यादा ही वो क्या किया, लगाने लगा। ठीक है? जितने भी फ्रेंच आर्मीज़ थी वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को आर्मीज़ में लाता गया। अगर कोई बोले नहीं आना है तो उसको ज़बरदस्ती लेकर आ रहा था। ठीक है? सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप मतलब क्या होता है? लॉज़ दैट सप्रेस एक्सप्रेशन। बेसिकली जो राजा करते थे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो कोई नहीं बोलेगा, मेरा फैसला ही मेरा फैसला होगा। अगर राजा बोल दिया कि वेडनेसडे को अब से बुधवार बोलेंगे तो वो सब उसको बुधवार ही बोलेंगे। तो बेसिकली नेपोलियन भी ऐसे ही कर रहा था कि जितने भी एक्सप्रेशन सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, किसी को बोलने का हक नहीं दे रहा था, किसी को अपना ओपिनियन बताने का हक नहीं दे रहा था। ठीक है? तो ये सब नेपोलियन ने बुरे काम भी किए थे, इसीलिए नेपोलियन को सबने हटा दिया। ठीक है? बोले अब तुम भी राजा जैसे बनते जा रहे हो, जाओ यहाँ से। ठीक है? ये देखो नेपोलियन भैया की पिक्चर है, जिसमें ये एक एज़ अ पोस्टमैन है यहाँ पे पिक्चर में, जिसमें इनके पास देखो पीछे एक बैग है और वो बैग खुल गया है और वहाँ से पेजेस निकल रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि उनके बैग में सारी उनकी टेरिटरीज़ थी, सारी पावर थी, जो उन्होंने इतने टाइम से अच्छे काम करके गेन की थी। पर धीरे-धीरे जैसे ही वो गंदे काम करने लगे, उनका बैग खुल गया है, मतलब उनकी पावर खुल गई है और वो सारी पावर वहाँ से जाती जा रही है। अब उनके हाथ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है? यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब तो ये तो हुई नेपोलियन की कहानी, और नेपोलियन के बारे में आगे और पढ़ते हैं। बट अभी यहाँ पे हम लोग एक नेशन स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब नेशन स्टेट बन रहा था तब क्या-क्या चेंजेस, ठीक है? मिड 18th सेंचुरी में नो नेशन स्टेट इन यूरोप वर देयर। मिड 18 बोलूँ मतलब मैं 18th सेंचुरी अगर बोलूँ तो 18th सेंचुरी क्या होगा, 1700 से 1800 वाला जो टाइम था उसको हम बोलेंगे 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे लिखा है मिड 18 मतलब कि 1750s की बात हो रही है। ठीक है? वहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में। देयर वर ओनली किंगडम, डचीज़, कैंटन्स whose ruler had their autonomous territories। वहाँ पे सिर्फ किंगडम थे मतलब मोनार्की थी, डचेस थी मतलब जहाँ पे डच लोगों का राज चल रहा था, और कैंटन्स थे जिनके ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी, मतलब वो बेसिकली वो मोनार्की ही चला रहे थे वहाँ पे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ईस्टर्न यूरोप और जो सेंट्रल यूरोप था वो मोनार्की के अंदर था, मतलब उनके अंडर में था। ठीक है? इन दिस किंगडम लिव डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, they even spoke different language and belong to their ethnic groups। ये किंगडम्स में बहुत सारे अलग-अलग लोग रहते थे जिनका अलग-अलग कल्चर था, आइडेंटिटी आइडेंटिटीज़ थी उनकी अलग-अलग, अलग-अलग लैंग्वेज थी और वो अलग-अलग कपड़े वगैरह भी पहनते थे। अब यहाँ पे ना एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है हैब्सबर्ग एम्पायर का,
ठीक है? जो ऑस्ट्रिया से लेके हंगरी तक के पूरे इलाके में का वो करते थे, रूल करते थे। वाज़ अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। ठीक है? वो एक पैचवर्क था बहुत सारे रीजन का और बहुत सारे टाइप के लोगों का। ठीक है? इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सदरलैंड, बोहेमिया एंड आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लombardy एंड वेनेचिया। समझ गए? इतने सारे लोग एल्पाइन रीजन के, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सदरलैंड, बोहेमिया एंड इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग लोम्बार्डी, ये सारे जगह के लोग वहाँ के लोगों पे वो क्या कहते थे, रूल कर रहे थे। ठीक है? अब जैसे मैं एक बात तुमको समझाऊँ, एक एग्जांपल तुमको दूँ। सपोज़ बहुत मेरे पास छोटे-छोटे बहुत सारे फैब्रिक है और वो सब अलग है। मतलब किसी पे ऐसे लाइन-लाइन बना हुआ है, किसी पे ऐसे चेक्स बने हुए हैं, किसी पे प्लेन कलर है, कोई डिफरेंट कलर का है। अगर मैं सारे जितने भी मेरे पास पैच हैं फैब्रिक के, मैं उन सबको ऐसे मिला दूँ, तो एक कपड़ा तो बन जाएगा, बट वो दूर से तो दिखेगा ना। जैसे दूर से दिख रहा है कि हमको एक हाँ, एक कपड़ा है पूरा, पर अगर हम लोग अच्छे से अगर उसको देखें, तो हमको दिखेगा ना कि हर जगह अलग-अलग फैब्रिक है। मतलब कि या जैसे कहीं पे ब्लैक कलर का फैब्रिक है, कहीं पे पिंक कलर का फैब्रिक है, या कहीं पर रेड कलर का फैब्रिक है। तो वहाँ पे ही सेम ऐसा था, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था ना, वहाँ वो अलग-अलग एरिया में क्या बोलते हैं, रूल कर रहा था। ऑस्ट्रिया के एरिया में, सदरलैंड के, एल्पाइन, बोहेमिया, ये सब रीजन्स में वो रूल कर रहे थे। ठीक है? इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्कोर मेजर व्हाइल अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डेलिकेट्स। ठीक है? वहाँ पे जो हंगरी थी, वहाँ पे आधे लोग क्या बोल रहे थे, मेजर मतलब वो एक लैंग्वेज है वो बोल रहे थे, और आधे लोग क्या बोलते थे, अपनी-अपनी लैंग्वेज में बात करते, अपनी-अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते थे। ठीक है? इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। Such difference did not easily promote a sense of political unite। ठीक है? यहाँ पे देखिए, जो गैलिसिया एक जगह है, वहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या कर रहे थे, पोलिश लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और ऐसे डिफरेंस से पॉलिटिकल यूनिटी तो आती नहीं है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगनेंसी टू द एम्पायर। ठीक है? समझ गए? अब यहाँ पर दिया हुआ है, एरिस्टोक्रेट्स हैं और पीजेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? हमको पता है। अब मैं हिंदी में बोलूँ, अमीर बोलूँ, पैसे वाला बोलूँ, रईस बोलूँ, या फिर गरीब बोलूँ, बहुत गरीब बोलूँ, या क्या बोलते हैं, और मेरे को ज़्यादा हिंदी आती नहीं है। तो अगर मैं ये चीज़ें मैं अमीर बोलूँ, रईस बोलूँ या पैसे वाला बोलूँ, तीनों का मतलब एक ही होता है। वैसे ही मैं अपर क्लास बोलूँ, क्लर्जी बोलूँ, एरिस्टोक्रेट बोलूँ, वही मतलब है। तो एरिस्टोक्रेट मतलब जो बहुत ही रईस लोग थे, जो राजा के रिलेटिव वगैरह थे, जैसे अंबानी, आज के टाइम पे जो अंबानी और अडानी लोग हैं, बेसिकली वो है हमारे एरिस्टोक्रेट। ठीक है? तो एरिस्टोक्रेट्स थे, उन लोग क्या थे, सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल थे। देखो, सोशली तो वो थे ही, क्योंकि वो राजा के मित्र-माइत्री थे, मतलब सॉरी, जो राजा के क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स थे, एंड पॉलिटिकली भी थे क्योंकि वो पैसे वाले थे। ठीक है? एंड पीजेंट्स वर नॉट दैट पावरफुल, क्योंकि ऑब्वियसली वो गरीब थे और वो राजा के रिलेटिव्स भी नहीं थे, इसलिए वो सोशली तो बिल्कुल ही नहीं थे। बट इकोनॉमिकली, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, तो वो इकोनॉमिकली भी बहुत गरीब थे। ठीक है? एरिस्टोक्रेट देखे तो यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब भाई, तुम इंडिया की ही बात कर लो, कि अंबानी देख लो, अडानी देख लो, या जितने भी और भी जितने रईस लोग हैं इस इंडिया में, उन सबका जो रहने का तरीका है वो सेम है। बड़े-बड़े घर हैं, ठीक है? महँगी गाड़ियाँ हैं, महँगे फ़ोन्स हैं, महँगे सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उनका तो मतलब क्या है, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ वो परस्यू करते थे बेसिकली। ठीक है? वैसे ही उस टाइम पे भी था, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे वो एक कॉमन, जिनके पास महँगा घर था, महँगी गाड़ियाँ थी, महँगी-महँगी सारी चीज़ें थी, तो उनका एक कॉमन वे था रहने का। ठीक है? पर पीजेंट्स में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है? एरिस्टोक्रेट्स में क्या था, ओन स्टेट एंड हाउ, क्या लिखा है? टाउन हाउस इन द कंट्री साइड। ठीक है? उन्होंने स्टेट और टाउन हाउस कंट्री साइड में ले रखे थे, बट पीजेंट्स के पास इतना लैंड ही नहीं रहता था, और कुछ-कुछ तो लैंडलेस भी थे। ठीक है? जिनके पास लैंड नहीं थे, तो जो बड़े फार्मर्स थे, वो क्या करते थे, लैंड रेंट में ले लेते थे। फैमिलीज़ कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज़। अब जो राजा है, राजा के रिश्तेदार हैं, वो लोग क्या थे, फैमिली के थ्रू कनेक्टेड थे। क्या, जैसे एक राजा अपने दूसरे राजा के घर में अपनी बेटी की शादी कर दिया,
ये तो उन लोग ऐसे मैरिज टाइप्स के थ्रू कनेक्टेड थे, बट पीजेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स थे वो माइनॉरिटी में थे, बट जितने कम लोग ना उतनी ज्यादा ही आतंक मचा के रखे थे। कम तो थे बट बहुत आतंक मचा के रखे थे। और पीजेंट्स थे वो मेजोरिटी में थे, मतलब गरीब लोग ज्यादा थे, मतलब पूरे देश में क्या थी, गरीबी भी थी। ठीक है, अब आता है हमारी न्यू मिडिल क्लास या इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। सेकेंड हाफ, अगर मैं सेकेंड हाफ बोल रही हूँ मतलब 1750 से लेके 1800 तक का जो टाइम था, वहां पे आती है। अब वहां पे होती है इंडस्ट्रीज आती है, मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अब वहां से एक नई क्लास जनरेट होती है। देखो पहले कौन थे, एरिस्टोक्रेट थे और पीजेंट थे। कोई एकदम अमीर था और कोई एकदम गरीब था। अब आती है बीच के लोग, जिनको बोलते हैं मिडिल क्लास। ठीक है, अब वो आते हैं Western and the part of Central Europe. Growth of industry, production and trade lead to growth of town, emergence of commercial class whose existence was based on the production of market. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and the parts of German state it occurred only during 19th century. देखो इंग्लैंड में बोल रहा है कि इंग्लैंड में हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। मतलब देखो अगर इंडस्ट्रीज बन रही है, इंडस्ट्रीज में हमको वर्कर की जरूरत होती है। ठीक है, अगर एक जगह से दूसरे के सामान ले जाना है तो वहां पे लोगों की जरूरत होती है। तो इस वजह से क्या हुआ, वहां पे लोगों को काम मिलने लगा, मतलब वो खेती वगैरह छोड़ के भी ये सब काम में आ सकते थे। जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते थे तो उनको उसके बदले पैसे वगैरह मिलते थे। तो देखो ये एकदम भी गरीब नहीं थे या एकदम भी अमीर नहीं थे, ये बीच के लोग थे जिनको बोला गया मिडिल क्लास। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स, मतलब जितने भी टाउन्स थे वो ग्रो करने लगे और एक कमर्शियल क्लास बनने लगी। भाई बेसिकली जो इंडस्ट्रीज के थ्रू कमा रही थी उनको क्या बोल रहे थे हम लोग, कमर्शियल क्लास बोल रहे थे। ठीक है, फ्रांस में और जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं उनमें 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों को बहुत जॉब्स भी मिली थी, तो इसलिए वो काम वाम करने लगे थे। इन इट्स वे अ न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लास। ठीक है, ये क्लास को हम लोग और क्या बोल रहे हैं, मिडिल क्लास को वर्किंग क्लास भी बोल रहे हैं। ठीक है, वर्किंग क्लास से इस साइड वाले जो लोग हैं वो पीजेंट्स हैं, और वर्किंग क्लास के पहले मतलब वर्किंग क्लास जो थी वो पहले पीजेंट्स थी, बट अब वो खेती वगैरह छोड़ के, जिनके पास लैंड नहीं है वो अब खेती वगैरह छोड़ के क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, जिससे वो मिडिल क्लास बन चुके हैं। बोथ द क्लासेस वर मेड अप ऑफ इंडस्ट्रीज, businessmen, professional. In the Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 18th, 19th century. ठीक है, हम लोग अगर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी तक ये बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ईस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। इट वॉज अमंग एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी। ठीक है, ये जो मिडिल क्लास थे वो थोड़े एजुकेटेड थे और लिबरल थे, मतलब थोड़े से फ्री थे, मतलब पीजेंट्स जैसे तो नहीं थे। और वो चाहते थे कि वो नेशनल यूनिटी ला सकें, और जो जितने भी एरिस्टोक्रेट्स के प्रिविलेज थे वो हटाना चाहते थे। दे लेटर बिकम द फोर्स ऑफ अ लॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप अगेंस्ट मोनार्की। ठीक है, मोनार्की को हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशन भी करे थे बाद में। ठीक है, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द लेट अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से डिफाइन होता है। लैटिन वर्ड लिबरल का मतलब होता है फ्री। ठीक है, इट इज स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑल बिफोर लॉ। मतलब इन लोग बेसिकली चाहते थे कि हमको फ्रीडम मिले और लॉ के आगे सब सेम रहे, कोई एरिस्टोक्रेट नहीं रहे, कोई पीजेंट नहीं रहे, सब सेम रहे। ठीक है, अब देखो इन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशन किए और पॉलिटिकल लिबरलिज्म लाने की कोशिश की। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाई अपने कंसेंट से। वो चाहते थे कि हम जिसको गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम जिसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है, हम जिसको सीएम बनाना चाहते हैं हम उसी को बनाएंगे वोट दे के थ्रू। ठीक है, तो उन लोग भी वही चाहते थे कि हमारी कंसेंट से गवर्नमेंट मिले, हम जिसको चाहते हैं हम उसको बना सके।
ठीक है। लिबरलिज्म स्टूड बाय द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्शियल प्रिविलेज, ठीक है। ऑटोक्रेसी हट जाए और जितने भी प्रिविलेज हैं वो सारे हट जाए, ये चाहते थे। अ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जहाँ पे वो गवर्नमेंट बनाए और एक पार्लियामेंट, ठीक है। इनवायोबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये रखना चाहते थे। पहले शुकेट बस प्रॉपर्टी ले पाते थे, बट अभी चाहते थे कि हम भी प्रॉपर्टीज वगैरह ले पाए। बट यहाँ पे ना इन लोग भी गद्दारी कर दिए कि इन लोग बोलते थे कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे पाएगा और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे पाए। ठीक है, ये गलत बात है यहाँ पे। मतलब अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम्हारे पास कोई वोट का अधिकार भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है, नो वोटिंग राइट फॉर दोस्त विदाउट प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे और क्या-क्या चीज़ें हुई थी? इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज। यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे थे कि ये सबके लिए नहीं था। ये जो लोग वोट वगैरह की माँग कर रहे थे ना, ये लोग सबके लिए नहीं कर रहे थे। ये लोग उन्हीं लोग के लिए कर रहे थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी थी। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल द वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। देखो, मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको तो उन्होंने साइड कर दिया और साथ में कहा कि विमेन्स तो बिल्कुल आएंगी ही नहीं पॉलिटिक्स में। ठीक है, वहां पे लोग उस टाइम ना विमेन्स का दबदबा नहीं था बेसिकली, अब बन गया है। अब तो डायरेक्ट छत से फेंक देती है अब डायरेक्ट तो अब कुछ नहीं बोल सकते। तो विमेन्स को राइट देना ही पड़ता है, वरना छत से गिरने के लिए रेडी रहना। अब तो उस टाइम क्या हुआ था कि जितनी भी प्रॉपर्टी बिना प्रॉपर्टी वाले मैन हैं उनको और वुमेन्स को बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर कर दिया गया था। ओनली अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल द अडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। ठीक है, जितने भी अडल्ट मेल है जिनके पास प्रॉपर्टी है उन लोग सफरेज मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी एंजॉय कर पाए। हाउएवर द Napoleonic code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor subject to authority of fathers and husbands। समझ गए? Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding the equal political rights। अब 19th लेट 19 और अर्ली 20s में जितने भी लोग थे, जितने भी मेंस थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो विमेन्स थी वो लोग क्या किए, डिमांड किए कि हमको भी प्रॉपर्टी का हक मिलना चाहिए। ठीक है, हमको भी तो दिखने का मौका मिलना चाहिए। हम क्या किए, तो उन लोग लड़े और उनके अपोजिशन में खड़े हुए कि हमको भी प्रॉपर्टी का हक दो। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये जितनी भी कहानी थी वो पॉलिटिक्स की थी। अब आते हैं इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? बेसिकली पैसा। ठीक है, स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट की फ्रीडम हो। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है, जितने भी गुड्स एंड कैपिटल्स एक्सचेंज हो रहे थे उनमें जो टैक्स लग रहे थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको हटा दिया जाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century, Napoleon administration created a कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। ठीक है, देखो इन्होंने सब चीज नेपोलियन की हटा दी थी, बस एक चीज ये लोग संभाल के रखे थे, विच इज दिस। ये जो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सही किया था और कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट उसने जो बनाया था वो इसने इन्होंने रखा था। बेसिकली था क्या कि ईच हैज इट्स ओन करेंसी एंड वेज एंड मेजर्स। ठीक है, सबके पास अपनी करेंसी होगी, वेज का तरीका होगा और मेजर्स होगा। ठीक है, कस्टम बैरियर्स इन ईच सिटी हिंडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सचेंज। जितने भी कस्टम बैरियर्स थे जो हर सिटी में लग रहे थे उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो क्या हो रही थी, हिंडर हो रही थी, मतलब कि उनमें दिक्कत जा रही थी उनको। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो मैंने तुमको बताया कि अगर हर 10 किलोमीटर बाद अगर करेंसी चेंज होगी तो कितना दिमाग खराब होगा। वैसे ही इसमें इन्होंने ये चीज़ हटा दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक एली, ये फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है। फ्रैंकफर्ट में क्या होता था, एक एली मतलब होता है 54.7 सेंटीमीटर। मतलब जैसे यहाँ पे होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, वहाँ पे क्या होता था, एक एली मतलब 54.7 सेंटीमीटर। अगर हम लोग थोड़ा आगे जाएं, मेंस में जाएं, तो एक एली मतलब क्या होता है 55.1 सेंटीमीटर। और उसके अगर और आगे जाएं तो न्यूरमबर्ग में वहाँ पे क्या होता था 65.6 सेंटीमीटर। अगर मेरे को फ्रैंकफर्ट से मेन जाना है तो मैं फ्रैंकफर्ट से तो लेके निकली 54.7 मीटर कपड़ा
और मतलब सेंटीमीटर, और मेल्स में जाके वो हो गया 55.1 सेंटीमीटर। मतलब समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है हर जगह में। तो उन्होंने ये चीज़ सही की, बोला कि हर पूरे देश में एक ही चीज़ यूज़ होगी, वो किया, ठीक है? Such conditions were viewed as an obstacle to economic exchange and growth by new commercial class। ठीक है, ये जो दिक्कतें थी जो मेजरमेंट को लेके, वेट्स को लेके या फिर टैक्सेस को लेके, करेंसी को लेके, ये क्या हो रही थी, एक ऑब्स्टेकल लग रही थी लोगों को एक्सचेंज, मतलब अगर सामान एक जगह से दूसरे जाना है तो उनको दिक्कत जा रही थी। इसको न्यू कमर्शियल क्लास, जो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नई जो ये कमर्शियल क्लास आई थी उनको, who urged for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। ठीक है, उन्होंने मांग की कि हमको ऐसा चाहिए जिससे हमको कि कोई भी दिक्कत ना हो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और पीपल भी ऐसे ही हो। ठीक है, तो वहाँ पे एक बना ज़ॉर्वेलियन, ठीक है, जिसको हम लोग कस्टम यूनियन भी बोल रहे थे। देखो कस्टम यूनियन मतलब क्या होता है, जो भी इम्पोर्ट अगर कोई चीज़ जैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जा रही है, तो उसमें जो टैक्स लगता है उसको बोलते थे, इम्पोर्ट करने में जो टैक्स लगता है उसको बोलते थे कस्टम ड्यूटी। जो रशिया के इनिशिएटिव थे 1834 में, उन्होंने ये सब चालू चालू किया था। जितने भी ट्रैफिक बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया था। करेंसी जो पहले 30 करेंसीज थी फ्रांस में, यूरोप में, उनको हटा के सिर्फ 2 करेंसी कर दी थी। और रेलवे वगैरह अच्छा बनवा लिया था ताकि लोगों को आने-जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है? अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइज नेशनलिज्म सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। मतलब इकोनॉमिक वे से अगर हम लोग देखें तो हमारा उनका जो नेशन था वो बहुत जल्दी बिल्डअप कर रहा था, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग देखें तो ज़ोल्वेरियन था क्या? जर्मन कार्डन ऑन द कस्टम ट्रायर्स ऑफ द ज़ोल्वेरियन। देखो ये ज़ोल्वेरियन की पिक्चर दी हुई है। अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें तो ये देखो एक यूनियन है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो गया है, जहाँ पे ले जाने वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है लोगों को, ठीक है? अब आता है न्यू कंज़र्वेटिज़्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद क्या कंज़र्वेटिज़्म, कंज़र्वेटिज़्म मतलब होता क्या है? बेसिकली जो लोग जो पुरानी ख़यालात के लोग होते हैं, जैसे आज के टाइम पे भी बोलते हैं कि कितना कंज़र्वेटिव है। कंज़र्वेटिव मतलब ही होता है कि जो जिनकी जो सोच है वो पुराने ख़यालों की है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म मतलब अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एस्टैब्लिश। जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके के लोग होते हैं उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव लोग। इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंजेस। ठीक है, उन लोग जितने भी ग्रेजुअल चेंजेस हो जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में उन लोगों को प्रेफर नहीं कर पाते थे। अब कंजर्वेटिव थे कौन? यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, पीपल हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। जो स्टेट और सोसाइटी के जो पुराने टाइम में जो चीज़ें चलती थी, जैसे राजा था, राजा की प्रजा थी, वो ये सब में बिलीव करते हैं, जैसे मोनार्की हो गया, चर्च फैमिली हो गया, विच चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन। समझ गए? जो पुराने चीज़ों के बारे में सोचते थे और सिर्फ जिनका ख्याल सिर्फ पुराने जो चीज़ों में बिलीव करते थे, बेसिकली उन लोग कंजर्वेटिव थे। Most conservative, however, did not propose a return to the society for pre-revolutionary days, resistant to any idea of change before France Revolution। फ्रांस रिवॉल्यूशन के वैसे कोई भी ऐसे चेंज करने को रेडी था नहीं, ठीक है? Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy। It could make state power more effective। And जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस लाए थे उसके बाद से ना लोग ये जो देश था उसको थोड़ा-सा मॉडर्न समझने लगे थे। ये लिखा हुआ है, ठीक है? इट कुड मेक स्टेट मोर पावर, मोर इफेक्टिव एंड मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अब यहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था जो कि नेपोलियन ने लड़ा था और वो वहाँ पे हार भी गया था। जो कंज़र्वेटिव लोग थे और नेपोलियन थे, ये दोनों लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें 1815 में हुई थी। वाटरलू क्या है? वहाँ पे एक जगह थी, उसका नाम था वाटरलू। वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या है? बैटल ऑफ वाटरलू। अब वहाँ पे 4 जगह के लोग इन्वॉल्व थे। अब वो 4 जगह थी कौन? तो ये ट्रिक है BARP, बाप, जिसके थ्रू हम लोग लर्न कर सकते थे। B फॉर ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रिया, R फॉर रशिया एंड P फॉर प्रूशिया। ठीक है, ये 4 जगह के लोग लड़ने आए थे नेपोलियन से और नेपोलियन हार गया था। इसीलिए फिर से कंजर्वेटिज्म आ गई थी। कंजर्वेटिव रियलाइज दैट अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट bureaucracy and a dynamic economy, the evolution of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of यूरोप।
वो समझ गई थी कि एक मॉडर्न आर्मी और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो भी डायनामिक इकोनॉमी है, फ्यूडलिज्म हटा दिया जा रहा था, सेफ्टम मतलब जो नौकर-चाकर वाला बिहेवियर हो रहा था वो हटा दिया, तो इससे जो हमारी मोनार्की है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है? तो इसलिए फिर अब नेपोलियन हार गया था, तो लोग क्या करते हैं, एक पार्टी एन्जॉय कर रहे थे। वो पार्टी रखी गई थी ट्रीटी ऑफ वीना। वीना एक नाम की जगह थी वहाँ पे। वहाँ पे एक पार्टी रखी हुई थी और वो पार्टी होस्ट कौन किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। डच मेटरनिच सॉरी ड्यूक मेटरनिच नाम का एक आदमी था, उसने ये पार्टी होस्ट की थी और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन की गई थी। बेसिकली जब भी लड़ाई होती है तो वहाँ पे एक नए पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, रूल्स बनते हैं। तो वही एक नए रूल्स बन रहे थे जिसको नाम दिया था ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी का मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट, और वीना एक जगह थी ऑस्ट्रिया में। ठीक है? तो मेंबर्स ऑफ दैट कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। ठीक है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, ये सारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, वहाँ नेपोलियन को हरा दिया था और एक पार्टी इंट्रोड्यूस की थी। वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी साइन हुआ था टू ब्रिंग बैक कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को वापस लाने के लिए, मतलब मोनार्की वापस लाने के लिए, नेपोलियन को हराने के बाद। ठीक है? ये देखो, ये ट्रीटी ऑफ वीना की पिक्चर है जहाँ पे जितने भी ये जो 4 जगह थी वहाँ के लोग आए थे, और यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे कुछ पेपर वर्क हो रहा है, मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन हो रहा था। वेना की अब कौन से ऑब्जेक्टिव थे जो ट्रीटी ऑफ वेना के अंदर लिखे गए थे मोनार्की वापस लाने के लिए, चलो वो देखते हैं। देखो, बर्बन डायनेस्टी वापस आ गई थी। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि बर्बन डायनेस्टी को पूरा खत्म कर दिया था। जो लुइस थे उसको मार दिया गया था, उसके बच्चे थे उसको मार दिया गया था, बट एक लुइस का एक कजिन था जिसका नाम था लुइस फिलिप, वो गद्दी पे आ गया था और वो क्या बोलते हैं, पूरा ये जो भी बर्बन डायनेस्टी थी उसको संभाल रहा था। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है, तो बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज annexed अंडर नेपोलियन। ठीक है? नेपोलियन के अंडर में जितने भी फ्रांस ने टेरिटरीज इकट्ठा की थी वो सारी लॉस्ट हो गई, मतलब छोड़ दिया उन्होंने। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent France expansion in the future। मतलब ये लोग इतना डर गए थे कि फ्रांस के आजू-बाजू पूरे बाउंड्रीज लगा दी गई थी कि इससे ज़्यादा फ्रांस नहीं फैल सकता। Okay, the kingdom of Netherlands was set up in the north and Jona was added in a pyramid in the साउथ। ठीक है? जो नीदरलैंड थे उनको नॉर्थ में और जोना को साउथ में कर दिया गया था। प्रशिया वाज गिवन टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल द नॉर्दर्न इटली। प्रोस्टिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स को दे दिया गया था और ऑस्ट्रिया को नदर इटली के हाथों में। ठीक है? बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। इन्होंने सारी नेपोलियन की चीजें हटा दी, बट एक चीज जो इन्होंने रखी थी दैट वाज जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। ठीक है? इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल प्रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। ठीक है? रशिया को पोलैंड के पार्ट में, रशिया और पोलैंड का एक पार्ट था रशिया, और प्रशिया वाज अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। ठीक है? देखो, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो एक पेंटिंग है जिसमें सब टेबल में बैठे तो हैं बट किसी को भी ना बोलने की इजाजत नहीं। मतलब देखो, इस सब के मुंह में ऐसे पट्टी बंधी हुई है, मतलब ऐसे नाम की खाली ट्रीटी वगैरह हो रही थी या जो भी है, बट किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। जितना भी डिसीजन वगैरह था सब लुइस फिलिप के हाथ में था। ठीक है? अब कंजर्वेटिव रिदम्स set up in 1851 was were autocratic। ठीक है? कौन से कंजर्वेटिव रिदम सेट किए गए थे, दैट दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। वो क्रिटिसिज्म और डिसेंट टॉलरेट नहीं करेंगे। sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic गवर्नमेंट। इम्पोज सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया गया, मतलब किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं थी किसी राजा के अगेंस्ट। बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, सब में लिखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। और अगर न्यूज़पेपर में भी कुछ छप रहा है तो पहले वो राजा के पास जाएगा, अगर राजा हाँ बोलेंगे तभी वो न्यूज़पेपर में जाएगा, ऐसा कुछ भी था। एंड जो भी आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम था उसको फिर तरीके से खत्म कर दिया गया था। मतलब बेसिकली मोनार्की वापस आ गई थी। ठीक है? दैट वाज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ये पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमको पता चलेगा कि कैसे लिबरलिज्म आया ना इसमें यूरोप में। बट इसके पहले तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि सिविल कोड कौन से ईयर में आया था।
और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है 2, इसके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तुम्हारे लिए कि आज है 10 जुलाई और आज से मेरा एक ऑनलाइन बैच चालू हो रहा है जिसमें हम साइंस और एसएसटी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जिसमें रोज डाउट क्लास होगी, जिसमें क्या बोलते हैं रोज लाइव क्लास होगी, डाउट क्लास होगी और वीकली टेस्ट होंगे ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस बूस्ट। ठीक है, तो मैं उस क्लास में तुमको साइंस और एसएसटी करवाने वाली हूँ से तुम अच्छा परफॉर्म कर सको, तुम्हारे टेस्ट होंगे और तुम्हारे जो भी आगे के एग्जाम्स आने वाले हैं हाफ ईयरली वगैरह वो अच्छे से हो सके। और जिन्होंने अभी तक सिलेबस चालू नहीं किया है, इट्स ऑलरेडी जुलाई एंड तुमने सिलेबस चालू नहीं किया है तो तुम मेरे से पढ़ सकते हो। मैं नवंबर तक तुमको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी और एक एक स्लॉट में 10 से 15 बच्चे रहेंगे ताकि मैं सब पे पर्सनल अटेंशन दे सकूँ। तो अगर तुमको ये बैच ज्वाइन करना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और स्क्रीन पे भी है, तुम लोग मेरे को वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैं तुमको सारी डिटेल्स वगैरह भेज दूंगी। तो अगर तुमको ज्वाइन करना है तो कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि मे बी परसों या कल या परसों अपलोड हो जाए। आई होप मैं कल ही अपलोड कर पाऊँ। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।